अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, सेक्शन 5 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1967। राइट, पहले हम लोग इसको बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हैंड रिटन नोट से इसको रिवाइज करेंगे। राइट, सबसे पहले सब सेक्शन 1, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि ऑफिशियल जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसको होना चाहिए किसके मीन सब सेक्शन 2 के तहत उसके अंदर फॉलोइंग दर्ज झेल मेंबर्स होने चाहिए, जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। उसका क्लॉज ए ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी को किसका सेक्रेटरी मीन हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज जो हैं वो अपॉइंट होगा कैसे, एक्स ऑफिसियो के तौर पर, यानी कि वो अपना डिपार्टमेंट भी अपना ऑफिस भी संभालता है और उसके साथ साथ जब तक कि आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ लेती प्रोविंशियल काउंसिल के लिए, उस टाइम तक सेक्रेटरीज टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक्ट करता है एज एन एक्स ऑफिसियो, यानी कि वहाँ पर वो प्रोविंशियल काउंसिल के का प्रेसिडेंट के तौर पर भी एक्ट करेगा और यहाँ पर वो अपना ऑफिस भी संभालेगा। राइट, इसका क्लॉज बी ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है अंडर क्लॉज ए तो उसको माना जाएगा एज अ प्रेसिडेंट। देन क्लॉज सी क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लॉज सी कि 5 मेंबरान को अपॉइंट किया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा, नामजदगी की जाएगी किसकी तरफ से, प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिसमें से एक इंसान जो है वो होना चाहिए ऑफ दैट गवर्नमेंट, यानी कि उसी मुतल्लिका हुकूमत का एक ऑफिसर जो है वो इन 5 में से एक बंदा वो भी होना चाहिए। फिर क्लॉज डी ये कहता है कि इसमें से एक इंसान जो है वो नामजद होना चाहिए उस सूबे की ब्रांच किसकी, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की, उस सूबे की ब्रांच में से एक इंसान नामजद होना चाहिए। राइट, फिर इसका सब सेक्शन 2 जो कि आपके बुक के अंदर मिस प्रिंट हुआ हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये आप लोग लिख लोगे। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि पीजी यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के साथ कम या ज़्यादा या कम कर सकती है नंबर ऑफ पर्सनस को, यानी कि जो अफराद हैं उनकी उनकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकती है। कौन से अफराद, जो कि मेंशन किए गए हैं क्लॉज सी के अंदर। राइट, और इसके साथ साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि नंबर मीन डिक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि अफराद की कमी की वजह से उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि जितने भी फंक्शंस की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। और दूसरा ये कि जितने भी मेंबर जो भी कोई भी मेंबर हो वो अपनी एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म तक अपना काम करेगा। ठीक है, इसके बाद डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप्स, यानी कि मेंबरशिप के लिए अगर हम लोग डिसक्वालीफाई कर दें, मतलब कौन कौन से पर्सन मीन कौन कौन सी शराइत पर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो, वो कौन सी हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो कि ना हो, ठीक है, अदर देन जो कि इसके सिवा हो, किसके सिवा हो, यानी कि प्रोफेसर है मेडिकल इंस्टीट्यूशन का या फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का या ऑफिसर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जिसको नामजद किया गया है क्लॉज सी, यानी कि इसके तहत क्लॉज सी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, यानी कि इसके तहत जो भी इंसान जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर है, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर है या फिर ऑफिसर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो नहीं एलिजिबल हो सकता नामजदगी के लिए एज अ मेंबर काउंसिल की। ठीक है, वो काउंसिल के लिए नामजद नहीं हो सकता जब तक कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ना हो या फिर वो फार्मासिस्ट ना हो जो कि रजिस्टर्ड हुआ हुआ हो इन रजिस्टर ए में। ठीक है, यानी कि कोई भी इंसान अदर देन दीज पर्सन्स, इन पर्सन्स के अलावा कोई और इंसान अगर तो हम लोग उसको नॉमिनेट करते हैं तो वो उसका लाजिम है कि वो फार्मासिस्ट हो और रजिस्टर हुआ हो रजिस्टर ए में। राइट, इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप लोग कहते हो कि अगर तो आपका मकसद है पहली काउंसिल, ठीक है, बनाने का आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फार्मेसी एक्ट 1973, फार्मेसी एक्ट 1973 के कमेंसमेंट के बाद यानी कि स्टार्ट होने के बाद अगर आप लोग पहली काउंसिल बनाते हो तो वो इंसान सिर्फ सिर्फ नामजद होगा या क्वालिफाई होगा। ठीक है, कौन सा इंसान जो कि रजिस्टर हुआ हुआ है, जिसका अंदराज हुआ हुआ है रजिस्टर ए में, या फिर जो रजिस्टर्ड है एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर हुआ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। राइट,
इसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल जो कि हमारा सेक्शन 17 आता है, ठीक है। आप लोग कहे तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल में सब सेक्शन 1 की सेंट्रल काउंसिल के फंक्शंस होने चाहिए। कौन कौन से? इसका क्लॉज ए ये कहता है कि मीन उसका एक फंक्शन, एक काम ये भी है कि वो एग्जामिनेशन इन फार्मेसी को अप्रूव करे, ठीक है, यानी कि उसकी मंजूरी दे। किस मकसद से? ताकि वो पर्सन्स को क्वालिफाई कर सके फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, यानी कि वो इंसान जो कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं एज अ फार्मासिस्ट, उनको उनका मकसद, उनको क्वालिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो, इसको सेंट्रल काउंसिल को चाहिए कि वो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाए, ठीक है, सॉरी अप्रूव करवाए, यानी कि मंजूर करवाए। क्लॉज भी ये कहता है कि उसके सब्जेक्ट्स को भी टू प्रिस्क्राइब, यानी कि वो भी तजवीज़ भी करे कि कौन कौन से इम्तहानात में सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि मज़ामीन कौन कौन से होने चाहिए। फिर क्लॉज सी ये कहता है कि वो कोर्सेज ऑफ स्टडी को भी अप्रूव करेगा, मंजूर करेगा, और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी, यानी कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होने चाहिए इन फार्मेसी के अंदर। मकसद क्या होगा? ताकि आप लोग एडमिशन करवा सको टू अप्रूव्ड एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने के लिए। फिर आप लोग कहते हो वो ये भी तजवीज़ करता है कि कौन कौन सी किन शराइत पर या किन प्रोसीजर्स के बाद एडमिशन होगा एक स्टूडेंट का एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, यानी कि फार्मेसी का इम्तिहान देने के लिए एक स्टूडेंट की कारकर्दगी या फिर उसकी कौन कौन सी कंडीशन, शराइत या फिर प्रोसीजर होना चाहिए जिसके बाद वो एडमिशन ले सकता है और एग्जामिनेशन में हाजिर हो सकता है। तो उन कंडीशंस और प्रोसीजर को भी वो तजवीज़ करेगा। उसके बाद वो सेट करता है ले डाउन द स्टैंडर्ड, यानी कि वो सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स को वो मयार को वो सेट करेगा, ठीक करेगा, और उसको रेगुलेट करता है टू बी मेंटेन बाय द इंस्टीट्यूशन, जिसको एक इंस्टीट्यूशन जो है, एक इदारा जो है, वो उसको बरकरार रखेगा। किसके लिए? ताकि अपने कोर्सेज ऑफ स्टडी को मंजूर करवा सकें। क्लॉज एफ ये कहता है कि ये भी तजवीज़ करता है कि कौन कौन से आलाजात और कौन कौन सी फैसिलिटीज़, यानी कि कौन कौन सी जो मीन आप लोग फराहम करते हो फैसिलिटीज़ को, वो भी आप लोग जो आप अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ दे रहे हो और जो आप लोग आलाजात मुहैया कर रहे हो, वो भी तजवीज़ करेगा। फिर क्लॉज जी ये कहता है कि आप रिकग्नाइज करते हो, जांचते हो डिग्री और डिप्लोमास इन फार्मेसी को। किस मकसद से? ताकि आप लोग फार्मासिस्ट को रजिस्टर करवा सको, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग डिग्री और डिप्लोमास इन फार्मेसी को भी जांचते हो। फिर क्लॉज एच ये कहता है कि टू कॉज इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की जांच पड़ताल की भी वजह बनता है कि विच कंडक्ट एनी कोर्सेज ऑफ स्टडी इन फार्मेसी, कि आपके फार्मेसी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज इनेकाद करवाए जा रहे हैं, जिनके रखे जा रहे हैं, एंड ऑफ टीचिंग इम्पार्टेड, और टीचिंग मेथड कैसा है, उसका स्टैंडर्ड कैसे हैं जो दिए जा रहे हैं, एंड एग्जामिनेशन हेल्ड बाय देम, और इम्तहानात जो लिए जा रहे हैं, राइट। क्लॉज आई ये कहता है कि टू डू सच अदर थिंग्स act and things as it may be empowered or required to do or by under this act, यानी कि वो इसके अलावा और भी कुछ इसी जैसी चीज़ें कर सकता है जो जिसके लिए वो बाइख्तियार है, या फिर जिसको जो उसको लगता है कि उसको ज़रूरत है, राइट। सब सेक्शन 2 ये कहते हैं कि सेंट्रल काउंसिल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल जो वफाकी हुकूमत है उसकी इजाज़त के साथ सेंट्रल काउंसिल जो है वो नोटिफिकेशन के साथ कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। किस मकसद से? मकसद होगा सब सेक्शन 1 का, यानी कि इन तमाम मकासद के लिए आपका जो सेंट्रल वफाकी हुकूमत है, सेंट्रल काउंसिल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ मज़ीद कुछ रेगुलेशंस बना सकती है, कवानीन ज़वाबित बना सकती है। फिर फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल की बात करते हैं, तो आप लोग कहते हो कि इसके फंक्शंस प्रोविंशियल काउंसिल के कौन से हैं, कि ये तैयार करती है और बरकरार रखती है रजिस्टर्स को। कौन से रजिस्टर्स को? जिसके अंदर मतलब कि फार्मासिस्ट या फिर अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मेसी में दर्ज उनका एडमिशन हो सकता है, और कौन कौन से पर्सनस जो हैं वो इन फार्मेसी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उनके लिए रजिस्टर्स को मेंटेन करती है और तैयार करती है। नंबर सेकंड कि रजिस्टर करती है फार्मासिस्ट को, यानी कि उनका अंदराज करती है और उनको सर्टिफिकेट्स भी जारी करती है फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद वह इम्तिहानात भी कंडक्ट करवाती है। किसके मकसद से? ताकि वो रजिस्टर्ड कर सके एज फार्मासिस्ट, यानी कि अंदराज कर सके फार्मासिस्ट का। और क्लॉज डी ये कहता है कि इसके साथ साथ वो कुछ और चीज़ें भी कर सकती है जिसके लिए वो बाइख्तियार है,
और रिक्वायर्ड या फिर जिसके लिए उसको ज़रूरत है अंडर बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, राइट। अब अगर आप लोगों ने याद करना है तो आप लोग आसाम इन हैंड रिटन नोट्स आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग बुक से भी एक दफ़ा रीड ज़रूर करोगे। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ फार्मेसी एक्ट 1967, जिसमें हम लोगों ने पहले पहले पढ़ा कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि प्रोविंशियल काउंसिल जो है अंडर सब सेक्शन 2, यानी कि इस सब सेक्शन 2 के तहत उसके पास दर्ज झेल मेंबरान होने चाहिए, जिसके अंदर नंबर 1 पर आता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरीज में से कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो कि एक्स ऑफिसर के तौर पे काम करता है, यानी कि प्रेसिडेंट भी कहलाएगा सेंट्रल काउंसिल का, सॉरी प्रोविंशियल काउंसिल का, और इसके साथ साथ वो अपना डिपार्टमेंट भी, अपना ऑफिस भी चलाएगा। सब सेक्शन क्लॉज बी ये कहता है कि हम लोग जो भी ऑफिसर ए क्लॉज के तहत अपॉइंट करेंगे वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। क्लॉज सी ये कहता है कि 5 मेंबरान को अपॉइंट मंजूर किया जाएगा बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसमें से एक इंसान जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना ऑफिसर होना चाहिए। और क्लॉज डी ये कहता है कि एक इंसान जो है वो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का ऑफिसर होना चाहिए। फिर सब सेक्शन 2 ये कहता है कि प्रोविंशियल काउंसिल कम या ज़्यादा कर सकती है नंबर ऑफ पर्सनस की, यानी कि जो जितने भी मेंबरान हैं उनकी तादाद को कम या ज़्यादा कर सकती है, जो कि आपके सेक्शन सी के अंदर लिखे हुए हैं, क्लॉज सी के अंदर लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अगर तो कोई भी कमी होती है किसी भी मेंबरान के अंदर, तो उसका असर जो है वो आपकी कामों की कारकर्दगी पर नहीं पड़ेगा। फिर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप से आप कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, उसके लिए आप लोग कहते हो कोई भी इंसान जो कि ना हो, यानी कि अदर देन, जो कि ना हो प्रोफेसर ऑफ द मेडिकल और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, यानी कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन का या फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का, या फिर वो ऑफिसर भी नहीं है पीजी यानी कि प्रोविंशियल काउंसिल का, अगर तो आप लोग उसको अपॉइंट कर रहे हो अंडर क्लॉज सी, यानी कि ये वाला क्लॉज अंडर क्लॉज सी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, ठीक है, तो उसको नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी एलिजिबल अनलेस, उस टाइम तक उसको मतलब कि वो एलिजिबल नहीं होगा उस टाइम तक के जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हुआ हो एज अ फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए, यानी कि एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर ए के अंदर जब तक उसका अंदराज नहीं हुआ होगा तो उस टाइम तक वो मंजूर नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप लोग कहते हो किसी भी फार्मेसी कोई भी पहली काउंसिल बनाते वक्त अंडर फार्मेसी एक्ट 1973, तो आप लोग जितने भी पर्सन्स को नॉमिनेट करोगे दे शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, सिर्फ अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हैं वही नामजद किए जाएंगे। इसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल की बात करते हो, यहाँ पे मैं फिर से बताते चलूँगी, ये 17 सेक्शन है फार्मेसी एक्ट 1967 का, ठीक है, ये ड्रग एक्ट नहीं है, ये फार्मेसी एक्ट है 1967 का, सेक्शन 17 पढ़े हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से काम है आपके सेंट्रल काउंसिल के। सब सेक्शन 1 के वो फंक्शंस बता रहा है, इसके अंदर मजीद क्लॉजेज आ जाते हैं। नंबर 1 ये कि ए क्लॉज ये बताता है कि वो अप्रूव करता है, मंजूर करता है एग्जामिनेशंस को जो कि फार्मेसी में करवाए जाएंगे, किसके मकसद से, रजिस्ट्रेशन के मकसद से। क्लॉज भी ये कहता है कि वो ये भी तजवीज़ करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मज़ामीन होने चाहिए इम्तिहान के लिए। क्लॉज ये कहता है कि वो कोर्सेज भी बताएगा, यानी कि कितना सिलेबस होना चाहिए और कौन कौन सा प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए फार्मेसी के अंदर इम्तहानात के लिए। क्लॉज ये कहता है कि वो कंडीशंस और प्रोसीजर भी बताता है कि किस स्टूडेंट को एडमिशन दिया जा सकेगा, ठीक है, वो उन क्वालिफिकेशंस पर पूरा उतरेगा तो उसको एडमिशन मिलेगा, दाखला मिलेगा। क्लॉज ई ये कहता है कि वो सेट करता है, रखता है, बनाता है कुछ स्टैंडर्ड्स को, मयार को टीचिंग के लिए टू बी मेंटेन, जिसको बरकरार रखना चाहिए। फिर टू प्रेस्क्राइब है, और इसके साथ साथ वो तजवीज़ करता है कुछ आलाजात को और फैसिलिटीज़ को भी जो कि मुहैया की जाएंगी स्टूडेंट्स को। इसके बाद वो रिकग्नाइज जांचता है डिग्रीज और डिप्लोमास इन फार्मेसी को फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन का मकसद से वो डिग्रीज और डिप्लोमास को भी वो जांचता है। फिर क्या होता है कि क्लॉज एच ये कहता है कि वो वजह टू कॉज इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी भी इदारे की जांच पड़ताल की वजह भी बनता है, किसके लिए, उसके कोर्सेज के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज उधर पढ़ाए जा रहे हैं, कैसा उधर टीचिंग मेथड दिया जा रहा है, या फिर एग्जामिनेशन हेल्ड कैसे करवाए जा रहे हैं, राइट। क्लॉज आई ये कहता है कि इसके अलावा ये और भी बहुत सारे टू डू अदर थिंग्स, और ये और भी चीज़ें कर सकता है जैसा कि जिसके लिए वो बाइख्तियार है। क्लॉज 2 ये सब सेक्शन 2 ये कहता है कि सेंट्रल काउंसिल जो है वो नए रेगुलेशंस भी बना सकता है विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वफाकी हुकूमत की इजाज़त के साथ वो नए रेगुलेशंस, कवानीन और ज़वाबित बना सकता है, किसको, इन इन मकासद को पूरा करने के लिए, राइट।
फिर सेक्शन 23 यानी कि फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल क्या है? हम कहते हैं कि प्रोविंशियल काउंसिल के काम होते हैं शैल बी, जिसके अंदर क्लॉज ए ये कहता है कि वो प्रिपेयर करेगा और मेंटेन करेगा रजिस्टर्स को, यानी कि बनाता है और बरकरार रखता है उन रजिस्टर्स को जो कि फार्मासिस्ट के लिए हैं और स्टूडेंट्स यानी कि अप्रीहेंटिसेस के लिए हैं इन फार्मेसी। फिर क्लॉज भी ये कहता है कि उनका अंदराज भी करेगा, रजिस्टर को पहले मेंटेन करता है और उसके बाद फिर पहले बनाता है, मेंटेन करता है, बरकरार रखता है, फिर उनको रजिस्टर भी करता है और उनको सर्टिफिकेट्स भी जारी करता है ऑफ रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, इसके बाद वो कंडक्ट भी करवाता है यानी कि इम्तिहानात को ये मुनक़्क़िद भी करवाता है, किसके मकसद से? रजिस्ट्रेशन के मकसद से, फार्मासिस्ट के लिए। और क्लॉज डी ये कहता है कि इसके अलावा ये और भी चीज़ें, दूसरी चीज़ें कर सकता है टू डू अदर थिंग्स एज इट मे बी एम्पावर्ड। एम्पावर्ड यानी कि बाइख्तियार है, यानी कि वो और चीज़ें भी कर सकते हैं जिसके लिए वो बाइख्तियार है। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आए तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।